साथियों, स्वागत आप सबों का। और चूँकि बिहार एसटीईटी का संबंध अब जब न्यायालय से जुड़ चुका है और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई तरह की बातें निकल कर के आ रही हैं। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। आपका यहाँ पर अगर मामला कोर्ट में भी गया है तो जेन्युइन चीज़ें आपको जाननी बेहद आवश्यक है। मैंने आपको अभी तक जो 2-3 मुद्दे बताए हैं, मामला किधर को भी बैठे वो एक अलग इशू होता है, लेकिन केसेस के बारे में भी जानकारी आपको सही होनी चाहिए। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कई खुलासे इस केस में या कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस केस से रिलेटेड मैं आपको देने वाला हूँ। कल मैंने आपको 2 केस के बारे में जानकारी दी थी और 1 केस के बारे में पहले मैंने जानकारी दी थी। टोटल 3 जो है पटना हाई कोर्ट में केस अभी किए जा चुके हैं बिहार एसटीईटी को, केवल 3। और वो केस जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला कुंदन कुमार का केस जो कि 12/021 था केस नंबर। दूसरा केस जो मैंने कल दिखाया दिलीप कुमार झा का केस। और तीसरा जो केस आलोक कुमार का था जिसकी जानकारी मैंने सुबह भी दी, टोकन नंबर 10/454। ये 3 केस अभी तक मुख्य रूप से पटना हाईकोर्ट में हुए हैं। इसके अलावे जो अभी जानकारी में है कि कोई केस नहीं हुए हैं। अब इन तीनों केसेस में मुख्य रूप से ड्राफ्टिंग का देखना आपको बेहद आवश्यक होता है कि भाई लोगों ने किस इंटरेस्ट में केस किया है। पीआईएल दायर हुआ था दिलीप कुमार झा की ओर से, और किसी की तरफ से भी अगर पीआईएल या कोई केस दायर होता है, अगर जनहित याचिका आप दायर करते हैं, जब आप जन के हित के लिए याचिका दायर करते हैं तो उस जन तक उस ड्राफ्टिंग को दिखाने में प्रॉब्लम क्या है। कई लोग ड्राफ्टिंग नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है, आपके सिक्रेसी इशू है, वो एक अलग इशू है। लेकिन जब आपने जनहित याचिका दायर की है तो जन तक यानी कि आम लोगों तक उस बात को पहुंचाना बेहद आवश्यक है। कल जब मैंने दिलीप कुमार झा को लेकर के वीडियो बनाया था तो दिलीप कुमार झा से मेरी बातें हुई, जो कि पिटिशनर है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, कई ऐसी बातें बताऊंगा, इससे ड्राफ्टिंग से रूबरू करवाऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट को मेंशन इन्होंने किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप लोगों के माध्यम से भी पूछा गया था कि ये केस किन की तरफ से है। मैं लगातार बोलता हूं कि आज की डेट में ना तो कोई मेरिट में ना तो कोई नॉट इन मेरिट में, केवल क्वालिफाई कैंडिडेट की बात होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कई लोगों ने पूछा कि मेरिट की तरफ से है कि नॉट इन मेरिट की तरफ से है, उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा आपको आने वाले समय में। आप खुद देख करके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि 13 पेज का ये ड्राफ्टिंग है, सारी चीज़ों को मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन जो मुख्य मुद्दे होंगे वो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, ताकि आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाए और किसी के भ्रम में ना रहें। सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इतने लोग बहकावे में लाने का प्रयास आपको करेंगे। बहकावे में किसी के नहीं आना है। चीज़ों को समझिए। एक तो मामला न्यायालय तक जाना नहीं चाहिए था, और अगर अब मामला न्यायालय तक गया भी तो सही चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए आपको कि भाई किस मुद्दे पे लेकर के केस किया गया है। और जब मामला न्यायालय में है तो फैसला न्यायालय देगा, हमें और आपको फैसला देने की ज़रूरत नहीं है घर बैठ करके। आगे हम देखते हैं इस केस से जुड़े हुए जो कुछ भी इसमें ड्राफ्टिंग है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो केस है, इन द मैटर ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1950। ये इन द मैटर ऑफ, यहाँ देखिए, दिलीप कुमार झा, जेंडर मेल, एज अबाउट 35 ईयर्स, सन ऑफ अनिरुद्ध झा, रेसिडेंस ऑफ हाउस नंबर 11। ये सारे इनके एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट भागलपुर के हैं। ये पिटिशनर है ये खुद दिलीप कुमार झा। आप देख सकते हैं इन्हीं से कल मेरी बातें हुई थी। आज सुबह भी जो है इनके मित्र से मेरी बातें हुई, और उसके बाद ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसमें देखिए इन्होंने जो पार्टी बनाया है, द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना, सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना, डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना, और चौथा है डायरेक्टर बीएससीबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। यानी कि बीएससीबी के चेयरमैन को भी इन्होंने पार्टी बनाया है, रिस्पोंडेंट बनाया है। चूँकि पीआईएल है तो चीफ जस्टिस संजय करोल के बेंच में ये सुना जाएगा, और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये दायर किया जाता है। इसलिए हालांकि जो ई फाइलिंग हुआ था उसमें सिंगल बेंच के दिखा रहा था, लेकिन जब मेरी बातें हुई इनसे तो इनके माध्यम से ये कहा गया कि डबल बेंच के लिए है। इसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है, वो अगर ये वाकई में होगा तो थोड़ी देर में इसको मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन उनके तरफ से ये बताया गया कि ये डबल बेंच में सुना जाएगा, इसके हियरिंग जो होगी वो डबल बेंच में होगा। लेकिन ई फाइलिंग में सिंगल बेंच लिखा हुआ था, इसलिए मैंने वहाँ पर सिंगल बेंच आपको मैंसन किया था। अब मुख्य मुद्दे जो हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें बने रहें वीडियो में अंत तक। और मुख्य रूप से यहाँ पर अगर आप देखेंगे डायरेक्शन विद पिटिशनर के बाद देखिए, थ्रू विच द पिटिशनर फॉर अ डायरेक्शन अपॉन द रिस्पोंडेंट टू कंक्लूड द टीचर अपॉइंटमेंट विथ रिगार्ड to the vacant seats available in various secondary school and also increase the number of allotted seats so the qualified candidate get fair opportunity to participate in joining process। थोड़ी सी क्लियर हुई होगी आपको कि इसमें मुद्दा क्या रखा गया है।
लेकिन फिर भी आगे आप देखिएगा कि जो PIL दायर किया गया है, मुख्य रूप से इसमें इस पॉइंट में ये कहा गया कि जो कुछ भी अलॉट सीट है अभी आज के समय में बिहार STT 2019 को लेकर के, आगे आपको और क्लियर होगा, कई महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिलने वाली है आपको। जो बिहार STT 2019 में जो अलॉट सीट है और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो वैकेंट सीट है, उन सारी सीटों को क्यों नहीं ऐड कर दिया जाता है और इंक्रीज़ करके, नंबर ऑफ़ सीट को इंक्रीज़ करके जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट है, दोस्तों यहाँ पर क्वालिफाई की जिक्र की जा रही है, यहाँ पर मेरिट और नॉट मेरिट की जिक्र नहीं की जा रही है। पहली बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए, ज्वाइनिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। और एक बात और मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जब दिलीप कुमार झा से मेरी बातें हुई तो उन्होंने इस बात को कहा कि सर आप मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा कि उन्होंने किसी से चंदा नहीं लिया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसी से मतलब पैसा लिया या नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया। तो अगर किन्हीं ने उन्हें पैसे दिए हैं, अगर लगता है आपको, तो आप इसमें मेंशन कर दें ताकि उनकी बात की भी सच्चाई मालूम चल जाए कि वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। और अगर किन्हीं ने दिया है तो अपने फ़ोन नंबर के साथ मेंशन जरूर करेंगे कि हाँ भाई मैंने पैसा दिया है, दिलीप कुमार झा ने झूठ बोला है, ये चीज़ें मालूम चल जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी से पैसे नहीं लिए, वो अपने पैसे से ये PIL को दर्ज किए हैं, चाहे जो भी लगा हो। आगे बढ़ते हैं, मुख्य पॉइंट्स की ओर चलते हैं। बाकी आप जो है इसमें आप लोग पॉज करके पढ़ लेंगे, इसमें जो मेन मुद्दा है उसकी ओर अगर हम चलें कि एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आइए। 3 नंबर पॉइंट अगर आप देखेंगे तो 3 नंबर पॉइंट में ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होते हुए लिखेंगे कि द petitioner declared that the present petition to the shape of form of public interest litigation is being made bona fidely and the petitioner has no individual interest. Petitioner has no individual interest involved in the matter and is sincerely filled this writ application in larger public interest as it is duty of respondent to make sure। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर कि ये कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए नहीं ये पिटिशन दायर किया गया है, बल्कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये पिटिशन को दायर किया गया है। और जो रिस्पोंडेंट है उस रिस्पोंडेंट को ये श्योर करना होगा कि petitioner has no individual interest involved in the matter of writ application in larger public interest and it is the duty of respondent to make sure that there should not be any seat vacant in school and also the qualified candidate of STT examination must get the opportunity in case the state does not take action for the same citizen have the right to invoke the right under public interest litigation whereby direction is being sought upon the state to take step toward recruiting the qualified students on the post of secondary teacher where the posts are vacant throughout the various subject। आप लोग अगर समझने वाले होंगे तो समझ चुके होंगे कि यहाँ पर क्लियरली जो है रिस्पोंडेंट को, जो आपकी शुरू में 4 रिस्पोंडेंट मैंने आपको बताया था, सेक्रेटरी से लेकर के BSCB के चेयरमैन तक जो रिस्पोंडेंट बनाया गया है, उनसे एक क्लियरली इस बात को लेकर के मेक श्योर उनकी ड्यूटी बताया गया है। उनसे पूछा गया है इस पिटीशन के दौरान कि भाई जो STT एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं और जो क्वालिफाई हुए हैं और आपके पास स्कूल में वैकेंट सीट भी है, जैसा कि पहले भी आपको दिखाया गया था, तो यहाँ पर क्लियर किया गया कि देयर शुड नॉट बी एनी सीट वैकेंट इन स्कूल। कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहनी चाहिए स्कूलों में टीचर्स की, और सारे क्वालिफाई कैंडिडेटों को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और आपके इसमें एक और पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि टुवर्ड रिक्रूटिंग द qualified students on the post of secondary teachers where the posts are vacant throughout the various subjects। सारे सब्जेक्टों में जो भी पोस्ट रिक्त हैं, जो भी सीट वैकेंट है, उन सारे सीटों पर क्वालिफाई कैंडिडेटों को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के जो 4 पार्टी बनाई गई हैं उन सारे को जो है पार्टी बनाने से उनसे पूछा गया है कि भाई आप बताइए, और नहीं सीटें रिक्त रहनी चाहिए, सारे क्वालिफाई कैंडिडेटों को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इन सभी बातों को यहाँ तक मेंशन किया गया है। आगे और इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे कि that the petitioner also declared that he is a citizen of India, and reside within the territorial jurisdiction of the honorable court and has invoked the public interest litigation jurisdiction of honorable court। मुख्य बातें यहाँ पर आइए, फिर बाकी चीज़ें आप जो है वो पॉज करके पढ़ लेंगे। हाँ, यहाँ पर पढ़िए कि that the petitioner declared that on 7/9/2019 जब नोटिफिकेशन निकला था, as a notification was issued by Bihar State Examination Board in which scheduled post 37335 candidate of both paper 1
क्लास 9-10 एंड पेपर 2 क्लास 11-12 वे डिक्लेयर। यानी कि जब सितंबर में नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया था BSCB की तरफ से, तो 37,335 पोस्ट के लिए जो है वो डिक्लेयर किया गया था, जिसमें पेपर 1 9-10 के लिए और पेपर 2 जो है यानी कि 11-12 के लिए जो है नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया था। फोटोकॉपी ऑफ नोटिफिकेशन डेटेड 7/9/2019 इसको मेंशन किया गया है, वो एक अलग इशू है। अब यहाँ पर आइए 7th नंबर पॉइंट पे कि दैट द पिटिशनर डिक्लेयर दैट अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट स्टार्टेड फ्रॉम 9 सितंबर 2019, हालांकि यहाँ 2020 होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, एंड 22 सितंबर 2020 होना चाहिए, एंड द रिजल्ट ऑफ सेम वाज पब्लिश्ड बिटवीन 12 मार्च 2021, 12 मार्च 2021 और 21 जून को 2 दिन जो है रिजल्ट जो पब्लिश हुआ उसकी भी चर्चाएं की गई हैं। सब्जेक्ट वाइज टोटल 80,402 कैंडिडेट वेयर क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर। यानी कि जो 80,402 कैंडिडेट जो दोनों सब्जेक्ट दोनों पेपर में मिला करके सफल हुए हैं 12 मार्च और 21 जून को, जो गवर्नमेंट का डाटा है, जो जो सेक्रेटरी साहब ने प्रधान सचिव साहब ने जो ट्वीट करके जो डाटा दिया था 80,402 का, उसको मेंशन करके कहा गया है, उसको भी बताया गया है कि टोटल जो है 12 मार्च और 21 जून दोनों मिला करके 80,402 का जो डाटा है वो पब्लिश किया गया हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी में। इसकी भी कॉपी जो है आगे संलिप्त की गई है। आगे देखिएगा 8 नंबर पॉइंट में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये और यहाँ से क्लियर होने लगेगा आपको कि दैट द पिटिशनर स्टेट्स दैट द प्रेजेंट रिट एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑनली द ग्राउंड, ये रिट एप्लीकेशन किस ग्राउंड पर है, बेस्ड ऑनली द ग्राउंड दैट देयर इज 2,75,000 पोस्ट ऑफ टीचर आर वैकेंट अगेंस्ट 6,88,157 अप्रूव्ड पोस्ट विच इज apparent from the article in the newspaper, national newspaper. It is also declared here that joining of 33916 posts were allotted in 7th phase with 30,200 candidate of 6th phase। यानी कि यहाँ पर 3-4 चीज़ों को मेंशन किया गया। यहाँ पर क्लियर किया गया कि ये जो एप्लीकेशन है वो बेस्ड है किस ग्राउंड पे कि भाई 2,75,000 पोस्ट अभी टीचर के खाली हैं। ऊपर भी आप लोगों ने देखा जो मैंने बताया कि स्कूलों की सीट वैकेंट रहने के जिक्र किया गया था, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया कि 2,75,000 सीटें जो हैं वो खाली हैं। टोटल किसके अगेंस्ट में, 6,88,157 सीटों के अगेंस्ट में इतनी सीटें खाली हैं। और अप्रूव की गई जो पहले से ही अप्रूव 33,916 सीटों की भी जिक्र यहाँ पर कर दी गई हैं। साथ ही साथ जो 30,020 जो सीटें हैं वो 6th फेज की, उसकी भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। मतलब सारी सीटों को यहाँ पर इंक्लूड करके हाई कोर्ट में माननीय चीफ जस्टिस के सामने ये बताया गया है कि भाई जितने भी सीटें हैं गवर्नमेंट के पास, अभी इतनी सीटें रिक्त हैं, इतने कैबिनेट से अप्रूव सीटें हैं, 6ठे फेज में इतनी सीटें हैं, उनके बावजूद भी 2.5 लाख से ज़्यादा रिक्त पद है, फिर सारे कैंडिडेट क्वालिफाई 80,000 हैं, तो उनको मौका क्यों नहीं, यह पूछा गया है इस एप्लीकेशन के माध्यम से, इस केस के माध्यम से। आप लोगों को ये क्लियर होता होगा कि ये मेरिट पक्ष से है या नॉट इन मेरिट पक्ष से है या केवल क्वालिफाई कैंडिडेटों के पक्ष से है, ये क्लियर होता हुआ अब नज़र आता होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कैंडिडेट अगर आपके से यह बोले, कोई भी आदमी यह बोले कि भाई केस हुआ है, तो आप ड्राफ्टिंग मांगिए। ड्राफ्टिंग देख करके आप समझेंगे कि भाई किस तरफ ये केस जा रहा है, या ये केस आपके एग्जामिनेशन को कैंसिल कराने की तरफ है या आपके हित के लिए है, ये आपको जानना बेहद आवश्यक है। घर बैठ करके और वीडियो में कुछ भी मैं बोल दूं और आप लोग सुन ले, उससे अगर आप लोग इन्वोक हो जाए, प्रभावित हो जाए, तो वो सही नहीं है। सामने स्पष्टीकरण होना चाहिए, सही और गलत की जो है जानकारी आप खुद तय करेंगे क्या है। अभी तक के बारे में तो कोई क्लियर नहीं, अभी तक तो आपको कोई परेशानी नहीं होती होगी, सारी क्लियरिटी आपको मिल रही होगी। आगे बढ़िए, इसकी भी कॉपी आपको अटैच किया गया है। 9th नंबर पॉइंट पे अगर आप आएंगे कि दैट द पिटिशनर स्टेट्स दैट as the candidate of 6th phase of joining are participating in 7th phase of joining, so the remaining seat if any 6th phase of joining should be included 7th phase in, so that the number of qualified candidate get opportunity to participate in joining process। यहाँ पर एक पॉइंट यह भी डाला गया कि जब 6ठे फेज, हालांकि ये होता है कि बैकलॉग सीट ऐड होती है, लेकिन फिर भी इन्होंने डाला है, सही है कि जब 6ठे फेज से बचे हुए कैंडिडेट जो अगर 7वें फेज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, तो 6ठे फेज में जो वैकेंसी बचेगी उसे 7वें फेज में एडजस्ट और उनको इंक्लूड करनी चाहिए। हालांकि ये होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। 10वां पॉइंट यहाँ पर है कि दैट द पिटिशनर डिक्लेयर द नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट आर लेसर देन, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट आर लेसर देन द वैकेंट सीट ऑफ टीचर throughout the states, and it will be no harm to let the qualified students participate in the joining process, as there will be no need to again conduct any examination to fill those amount of seats where number of qualified students are not getting the opportunity to participate in the joining process।
ड्यू टू मेलिफाइड एक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट अथॉरिटी। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि जब कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं उनकी संख्या सीटों से कम है, जितने सीटें रिक्त हैं उनसे कम कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं होता है कि आप दोबारा एग्जामिनेशन की आप सोचें भी। ठीक है, जो कैंडिडेट पास किए हैं उनको जो रिस्पोंडेंट है उनके पास ये अथॉरिटी है कि सारे कैंडिडेटों को आप मौका दे सकते हैं। और यहाँ पर क्लियर किया गया कि देयर विल बी नो नीड टू अगेन कंडक्ट एनी एग्जामिनेशन टू फिल दोज अमाउंट ऑफ सीट्स वेयर नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द ज्वाइनिंग प्रोसेस। जब क्वालिफाइड कैंडिडेट आपके पास हैं और अगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले और आप आगे एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की सोचे तो ये कहीं का न्याय नहीं होगा। इन सारे मुद्दों को रखा गया है। आपके पास जब 3 लाख से अधिक सीटें रिक्त हैं, कैबिनेट से अप्रूव सीटें हैं, उसके बाद भी अगर आप 80,000 कैंडिडेट अगर क्वालिफाई है, 3 लाख सीटें रिक्त हैं, तो आप एग्जामिनेशन करने की सोचेंगे कि या इनको आप बहाल करने की सोचेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं वो PIL के जरिए इस पिटीशन में रखी गई है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे आइए, 11 नंबर पॉइंट में आप देखेंगे कि दैट द पिटिशनर डिक्लेयर दैट इट इज़ एन अपार्ट फैक्ट एक्शन रादर इन एक्शन of the respondent authority will lead to denial of the opportunity to the qualified students, and also number of post teacher throughout the state will be still vacant after this joining process। 12 नंबर पॉइंट में आइए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि दैट द petitioner submits that the state is under a legal obligation to increase the seat of secondary and higher secondary teachers so it can provide a fair opportunity to qualified candidate, and also the vacant seat of the various school which is hampering the education system can be filled which is beneficial either way। यानी कि क्लियर यहाँ पर पिटिशनर की तरफ से यह कहा गया है कि भाई जब हायर सेकेंडरी में और सेकेंडरी में सीटें वैकेंट हैं तो आप सीटों को इंक्रीज़ करें और सारे कैंडिडेट जो क्वालिफाई हैं उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी दें, ताकि जो सीटें खाली हैं वो भी भरें और जो एजुकेशन सिस्टम जो हैम्पर कर रहा है, जो प्रभावित हो रहा है, वो भी प्रभावित ना हो और सभी को इसका लाभ मिल सके। क्लियर है बात, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए आपको। 13 नंबर पॉइंट में अगर आप देखेंगे कि दैट द पिटिशनर सबमिट्स दैट it is fit case where the public interest litigation may encourage and the respondent state may be directed to increase the number of seats so the qualified students could get the opportunity to participate in the joining process, and also the vacant of seats of the school could be filled। यानी कि यहाँ पर भी यही कहा गया कि ये पिटिशन किया गया है, इसका मुख्य जो उद्देश्य है कि भाई जो रिस्पोंडेंट है, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो उनको डायरेक्ट किया जाए कि वो नंबर ऑफ सीट को इंक्रीज़ करें। कोर्ट से यह कहा जा रहा है या उनके तरफ से यह अपील की जा रही है कि उनको डायरेक्ट किया जाए कि जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो इंक्रीज़ करे या क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाए ताकि वो लोग पार्टिसिपेट कर सके ज्वाइनिंग प्रोसेस में और सारे स्कूलों में जो सीटें रिक्त हैं वो फुलफ़िल हो सकें। ये हो गई यहाँ तक की बातें। आप आगे चलिए 14 नंबर पॉइंट में, थोड़ा लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं चूँकि आपको जानी जरूरी, जब मामला जब कोर्ट में ही गया है तो भाई कोर्ट ही डिसाइड करे कि भाई आगे क्या होना चाहिए। दैट द पिटिशनर स्टेट्स इन दैट व्यू ऑफ द मैटर व्हेन द स्टेट अथॉरिटीज आर कीपिंग साइलेंस ओवर द इशू द पिटिशनर हैज़ गॉट नो अदर अल्टरनेटिव और इक्वली इफेक्टिव रेमेडी अदर दैन टू अप्रोच द ऑनरेबल कोर्ट्स इन एक्सरसाइज ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद जुडिक्शन अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जुडिक्शन। हाँ, मतलब पिटिशनर के पास और कोई रेमेडी और कोई उपाय नहीं दिखा, तब जाकर के वो ऑनरेबल कोर्ट के शरण में आया है। 14 नंबर पॉइंट ये बताता है कि तब जब उसे किसी प्रकार से कोई भी मतलब उपाय समझ में नहीं आया, तब ऑनरेबल कोर्ट के पास आया कि ऑनरेबल कोर्ट ही जो है कोई ऐसा डायरेक्शन देगा स्टेट को या रिस्पोंडेंट को जाकर के कि ताकि भाई जो इनकी मांगे हैं वो पूरी हो सकें। 15 नंबर पॉइंट कहता है आपको कि दैट द पिटिशन डिक्लेयर्ड दैट ही हैज़ नो अर्लियर फिल्ड एनी रीट एप्लीकेशन इन द मैटर नॉर सच एन एप्लीकेशन इज पेंडिंग जुडिक्शन बिफोर हिज ऑनरेबल कोर्ट। यानी कि इसके पहले पिटिशनर का कोई भी जो रीट एप्लीकेशन जो है उन्होंने नहीं दायर किया है, ना ही कोई पेंडिंग में है। ये पहला रीट एप्लीकेशन है, इसकी चर्चाएं 15 नंबर पॉइंट में किया गया है। उसके बाद आप देखिए कि इट इज़ देयर फॉर प्रेट दैट योर लॉर्डशिप में, ये मुख्य रूप से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप आगे आइए। उसके बाद ये एफिडेविट इनका देख लीजिए, दिलीप कुमार झा जनरल मेल, ये एफिडेविट हो गया और यहाँ पर इनका पिटिशन ख़त्म हो गया। तो मुख्य रूप से जो था ये ड्राफ्ट जो था जो देखने को मिला आपको, ठीक है, इसमें जो मुख्य रूप से जो बातें समझ में आई कि भाई ये केवल क्वालिफाई कैंडिडेटों को लेकर के किया गया एक PIL है।
जिसमें मुख्य रूप से यह मांगे की गई हैं कि भाई जितने भी सीटें आप लिखते हैं आपके स्कूलों में, उसमें सारे क्वालिफाई कैंडिडेटों को एक फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाए, जिससे कि सारे लोग जो हैं वो ज्वाइनिंग प्रोसेस में हिस्सेदार बन सके, उनकी ज्वाइनिंग हो सके। कोर्ट इसके लिए जो है वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे, कोई दिशा निर्देश दे, क्योंकि 80,000 जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उसकी भी चर्चाएँ की गई हैं, 33,916 की भी चर्चाएँ की गई हैं, 30,020 की भी चर्चाएं की गई हैं, साथ ही साथ 37,335 की भी चर्चाएं की गई हैं, उसके बाद 2,75,000 की भी चर्चाएं की गई हैं। तो मुख्य उद्देश्य इस PIL का जहां तक आपको पढ़ने के बाद समझ में आता है कि भाई जितने सीटें रिक्त हैं उन सारे सीटों पर जितने सीटें हैं आपके पास उससे कम लोग क्वालिफाई हैं, तो फिर आप सारों को जो है जॉब क्यों नहीं दे पा रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट के सामने। तो ये मुख्य रूप से इसका आधार है केस करने का। कई लोग कई तरह की बातें बोलेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि इसको आपके सामने लाया जाए ताकि आप खुद समझें कि दिलीप कुमार झा के द्वारा किया गया केस का आधार क्या है, इससे नुकसान मेरिट वालों को है या नॉट इन मेरिट वालों को है। मेरा तो यही मानना है कि इससे नुकसान मुझे नहीं लगता है कि किसी को है, इससे केवल क्वालिफाई कैंडिडेट को फ़ायदा है। अगर आप अपने आप को क्वालिफाई मानते हैं तो आपके लिए ये सही होगा, अगर आप अपने आप को क्वालिफाई ना मान करके किसी अन्य मुद्दे पे भटकना चाहते हैं तो आप भटक सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया कि इसमें केवल क्वालिफाई कैंडिडेटों की बातें की गई हैं, और सारे क्वालिफाई कैंडिडेटों को लेकर के सीटों को इंक्रीज़ कराना, स्कूलों में सीटों को फुलफ़िल करना सारे सब्जेक्ट वाइज, और सारे क्वालिफाई कैंडिडेटों को अपॉर्चुनिटी मिलने की बातें इस जो ड्राफ्टिंग है और इस जो PIL है उसमें किया गया है। अब कई लोग करने वाले केस हैं, लेकिन अभी मुख्य रूप से मात्र 3 केस हुआ है, जो 3 केस में एक की मैंने ड्राफ्टिंग आपको दिखा दी। आगे भी प्रयास जारी है कि बाकी दोनों केस की ड्राफ्टिंग का पता लगाया जाए और उसको भी आपके सामने लाया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं और बहकावे से दूर रहें। बार बार मैं कहता हूं कि बहकावे से दूर रहें। बहुत धन्यवाद।